नमस्कार विद्यार्थी। पिछली क्लासेस में अपन ने ग्रुप थ्योरी में बेसिक्स ऑफ ग्रुप थ्योरी यानी सिमेट्री एलिमेंट्स, सिमेट्री ऑपरेशंस आदि के बारे में चर्चा कर ली थी। देन आफ्टर अपन ने सिमेट्री ऑपरेशन पढ़ने के बाद में किसी मॉलिक्यूल में कौन कौन से सिमेट्री ऑपरेशंस होते हैं उनको सम्मिलित रूप से एक ग्रुप के माध्यम से दर्शाया था। देन अपन ने ग्रुप पोस्टुलेट्स भी पढ़ा था, ऑर्डर ऑफ द ग्रुप की बात भी की थी। ऐसे ही सब ग्रुप, क्लासेस के ऑर्डर और सिमिलरिटी ट्रांसफॉर्मेशन या कॉन्जुगेसी रिलेशन की चर्चा की थी। इस चैप्टर में इस टॉपिक में मैं मैट्रिसेस एंड मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ सिमेट्री ऑपरेशंस की बात करूंगा। अब ध्यान रखिएगा, सबसे पहले मेरे को ये जानना जरूरी है कि मैट्रिक्स क्यों काम में लेते हैं। तो ध्यान रखिएगा, मैट्रिक्स के माध्यम से, मैट्रिक्स के द्वारा ही हम सिमेट्री एलिमेंट्स को मैथमेटिकल टर्म्स के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मैट्रिक्स का उपयोग करके हम किसी भी सिमेट्री एलिमेंट्स या सिमेट्री ऑपरेशंस को मैथमेटिकल टर्म्स के रूप में इंडिकेट कर पाएंगे। अब बात आती है कि मैट्रिक्स होती क्या है। तो ध्यान रखिएगा, कॉलम और रो में व्यवस्थित संख्याओं के समूह को ही हम क्या कह देते हैं, मैट्रिक्स के नाम से जानते हैं। यानी ऐसा समूह, संख्याओं का समूह जो कॉलम और रो में व्यवस्थित हो उसको हम क्या कहते हैं, मैट्रिक्स। एक मैट्रिक्स को हम सामान्यतः है इस वे में दिखाते हैं। ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को इंडिकेट कर रहा है, ये फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को इंडिकेट कर रहा है, ये फर्स्ट रो nth कॉलम को इंडिकेट कर रहा है। ऐसे ही सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, और ऐसे ही सेकंड रो n कॉलम। ऐसे में बात करूं तो यहाँ m रो फर्स्ट कॉलम, m रो सेकंड कॉलम, और मैं इसको दिखाऊं तो इस तरीके से बता सकता हूं m रो n कॉलम। ये कहलाता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स के माध्यम से इंडिकेट करते हैं। यहाँ जो m है ये रो को बताता है, रो को इंडिकेट करता है। n है वो कॉलम को इंडिकेट करता है। किसे इंडिकेट करता है, कॉलम को इंडिकेट करता है। अब ध्यान रखिएगा कि ये मैट्रिक्स का रिप्रेजेंटेशन का तरीका है। अब अगर नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम्स अगर किसी मैट्रिक्स में इक्वल है तो ऐसी मैट्रिक्स को हम कह देते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। वो मैट्रिक्स क्या कहलाती है, स्क्वायर मैट्रिक्स। ध्यान दीजिएगा, मैट्रिक्स के खूब सारे टाइप्स होते हैं, बट ऐसी मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल हो उस मैट्रिक्स को हम स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। अब स्क्वायर मैट्रिक्स में आपने बता दिया कि रो और कॉलम्स की संख्या बराबर है। अगर उसमें डायगोनल एलिमेंट्स के अलावा सारे एलिमेंट्स जीरो हों, डायगोनल एलिमेंट्स को छोड़ दीजिए, एंड देन रेस्ट ऑफ ऑल आर जीरो, तो हम उस स्क्वायर मैट्रिक्स को डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। तब उस स्क्वायर मैट्रिक्स को हम क्या कहेंगे, डायगोनल मैट्रिक्स कहेंगे। डायगोनल एलिमेंट्स कौन से होते हैं, ध्यान रखिएगा, अपर लेफ्ट टू राइट बॉटम की तरफ जो दिए रहते हैं। यानी ये दिया हुआ है, ये अपर लेफ्ट टू राइट बॉटम, इसको हम कह देते हैं डायगोनल एलिमेंट्स। तो डायगोनल एलिमेंट्स के अलावा जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे अगर जीरो हो तो हम उस मैट्रिक्स को क्या कहेंगे, डायगोनल मैट्रिक्स कहेंगे। क्लियर, जैसा ये दिया हुआ है b1 b2 b3, ये इनको छोड़ के बाकी के सारे क्या है, जीरो है। अगर डायगोनल एलिमेंट्स में भी डायगोनल एलिमेंट्स की वैल्यू ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स आर 1, एक एक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे इसमें दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 1 1 1, तो हम उस मैट्रिक्स को क्या कहेंगे, वो मैट्रिक्स क्या कहलाएगी, यूनिट मैट्रिक्स कहलाएगी। उसे हम क्या कहेंगे, यूनिट मैट्रिक्स। क्लियर। तो आप लोगों को ये 3 टाइप की मैट्रिक्स पढ़ी अपन ने, स्क्वायर मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स एंड यूनिट मैट्रिक्स। तो
मैंने आप लोगों को बताया कि सामान्यतः यूनिट मैट्रिक्स तो वो होती है जिसमें डायगोनल एलिमेंट्स के अलावा सारे तो जीरो और डायगोनल एलिमेंट्स की वैल्यू भी क्या हो, 1 हो। 3 टाइप की मैट्रिक्स में से हमारे जो जनरली मेजर काम आएगी वो स्क्वायर स्क्वायर मैट्रिक्स काम आएगी। स्क्वायर मैट्रिक्स में भी अपने को डायगोनल एलिमेंट्स के बारे में बात करनी है, क्योंकि डायगोनल एलिमेंट्स के सम से ही हमारे को क्या प्राप्त होगा, उसकी कैरेक्टर प्राप्त होगा। अब देखिए किसी भी सिमेट्री ऑपरेशन से अपने को मैट्रिक्स सिमेट्री, किसी मॉलिक्यूल के ऊपर सिमेट्री ऑपरेशंस लागू किया तो उसमें उस मॉलिक्यूल में उपस्थित एटम्स की पोजीशन में कैसा चेंजेस आता है वो डिटरमाइन अपन किसके माध्यम से कर सकते हैं, मैट्रिक्स के माध्यम से। नाउ फर्स्ट वी अंडरस्टैंड हाउ वी कैन रिप्रेजेंट एनी सिमेट्री एलिमेंट इन द टर्म्स ऑफ ए मैट्रिक्स। मैट्रिक्स के रूप में कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उसके लिए हमारे को क्या करना पड़ेगा, बेसिस सेट लेना पड़ेगा, बेसिस सेट चूज करना पड़ेगा। अब बेसिस सेट के रूप में ध्यान रखिएगा, आप पहला ले सकते हो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स आप बेसिस सेट ले सकते हो जिसके आधार पर आप उस मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट करोगे। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स के अतिरिक्त दूसरा आप ले सकते हो बॉन्ड वेक्टर एंड बॉन्ड एंगल। बॉन्ड एंगल इस बेस पे भी आप क्या कर सकते हो, उस मॉलिक्यूल की मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन बता सकते हो। या फिर मान लीजिए कोई अनसैचुरेटेड कंपाउंड है तो हम अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल्स काम में लेके बेसिस सेट के रूप में चयन करके मैट्रिक्स बना सकते हैं। या फिर हाइब्रिड ऑर्बिटल से भी बना सकते हैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। इन चारों बेसिस सेट का यूटिलाइज करते हुए अलग अलग टाइप की कैरेक्टर्स हमारे को प्राप्त होंगे। अब मैं अभी बात बार बार कह रहा हूं कि कैरेक्टर का मतलब होता है कि डायगोनल एलिमेंट्स जो हैं उन डायगोनल एलिमेंट्स के सम को हम क्या कहते हैं, कैरेक्टर के नाम से जानते हैं। आगे मैं इसके बारे में बात करूंगा। अभी आप देखिएगा डिफरेंट मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन विल बी ऑब्टेन्ड, हमारे को अलग अलग मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन प्राप्त होते हैं ऑन अप्लाइंग डिफरेंट बेसिस सेट। अलग अलग बेसिस सेट अप्लाई करेंगे तो अलग अलग टाइप के मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन हमारे को मिलेंगे। उनमें से सबसे बढ़िया मैंने बताया कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स वाला है। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स का प्रयोग करके आप आसानी से किसी भी मैट्रिक्स का फॉर्मेशन कर सकते हैं। अब देखिएगा हम सभी जानते हैं कि कार्टेशियन जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो किसी मॉलिक्यूल में एटम्स की स्थिति को डिफाइन करने के लिए सबसे बेस्ट है। कैसे, 3 डायमेंशनल स्पेस में उन जो मॉलिक्यूल है उस मॉलिक्यूल के प्रत्येक एटम की पोजीशन को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, बिंदु एक्स वाई जेड के रिप्रेजेंट करते हैं। जैसा मैंने ये लिखा है, ये मान लीजिए जेड एक्सिस मानी, ये एक्स एक्सिस मानी और ये वाई एक्सिस। अब इसके आधार पर जैसे मान लीजिए ये कोई बिंदु अवस्थित है तो अपन ये कह सकते हैं कि इस 3 डायमेंशनल स्पेस में इस बिंदु की पोजीशंस को अपन एक्स वाई जेड के रेस्पेक्ट में बता सकते हैं। अब इसको अपन एक कॉलम मैट्रिक्स के रूप में व्यक्त कर सकते हैं जिसको अपन कैसे लिखते हैं, एक्स वाई जेड। ध्यान रखिएगा, अगर ऐसी मैट्रिक्स जिसमें सिंगल रो और सिंगल कॉलम हो, सिंगल रो और सिंगल कॉलम वाली जो मैट्रिक्स होती है उसको हम क्या कह देते हैं, वेक्टर मैट्रिक्स के नाम से जानते हैं। अगर सिंगल रो है तो हम उसको रो मैट्रिक्स कह देते हैं, अगर सिंगल कॉलम है तो हम उसको कॉलम मैट्रिक्स कह देते हैं। क्लियर। यहाँ जो मैट्रिक्स काम में लेनी है अपने को वो ध्यान रखिएगा, कॉलम वेक्टर मैट्रिक्स काम में लेनी है, कॉलम वेक्टर मैट्रिक्स। क्लियर। यहां तक मेरे विचार से समझ में आ गया होगा आप लोगों के कि मैट्रिक्स क्या होती है, कौन कौन से टाइप्स की मैट्रिक्स अपने लिए यूटिलाइजेशन है और किस बेसिस सेट का चयन करके हम क्या कर सकते हैं, डिफरेंट मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन बना सकते हैं उस मॉलिक्यूल के ऊपर सिमेट्री ऑपरेशंस लागू करके। अब देखिए, when symmetry operation are applied to a molecule, जब भी किसी मॉलिक्यूल के ऊपर सिमेट्री ऑपरेशंस अप्लाइड किए जाते हैं, the coordinates of its atoms changes, एटम्स के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, चेंज होते हैं। दिस ट्रांसफॉर्मेशन इज एक्सप्रेस्ड मैथमेटिकली यूजिंग मैट्रिक्स। इस ट्रांसफॉर्मेशन को हम क्या कह देते हैं, मैथमेटिकली अपन मैट्रिक्स के माध्यम से, मैट्रिक्स के द्वारा रिप्रेजेंट कर सकते हैं। Therefore, if an atom is located at point x, y, z, मान लीजिए ये पॉइंट है, ये x, y, z बिंदु पर लोकेटेड है,
जैसे आपने कोई सिमेट्री ऑपरेशन के ऊपर अप्लाई किया, अब ये बिंदु न्यू पोजीशन मिल गई एक्स वाई जेड। आफ्टर अप्लाइंग सिमेट्री ऑपरेशन कैन बी इजीली डिटरमाइंड यूजिंग मैट्रिक्स इक्वेशन। मैट्रिक्स इक्वेशन का प्रयोग करते हुए हम इस बिंदु को आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। दूसरे शब्दों में, इन अदर वर्ड्स, मैट्रिक्स अलाउ टू अस टू अंडरस्टैंड द इफेक्ट ऑफ सिमेट्री ऑपरेशंस ऑन एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट्स। हमारे को मैट्रिक्स क्या बताती है? एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट्स, एक्स वाई जेड जो कोऑर्डिनेट्स हैं सिमेट्री ऑपरेशंस का, उनके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट्स पर सिमेट्री ऑपरेशंस लागू करने पर, उस चीज को अपन मैट्रिक्स के द्वारा आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो मैट्रिक्स इक्वेशन कैसे अचीव करें? द न्यू पोजीशन ऑफ द वेक्टर कैन बी डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ द ओरिजिनल कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वेक्टर एंड द रिलेशनशिप बिटवीन कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए सेट ऑफ मैथमेटिकल इक्वेशन। मैथमेटिकल सेट ऑफ इक्वेशंस के रूप में आसानी से लिख सकते हैं। कैसे? ये मैंने आपको बताया कि जैसे एक्स वाई जेड है, एक्स वाई जेड ये चेंज हो रहा है, एक्स वाई जेड एक्स डैश वाई जेड जेड डैश, इसको मैं d1 d2 के रूप में रिप्रेजेंट कर देता हूं। तो ध्यान रखिएगा, ये अपन ने लिखा है a1x प्लस b1y प्लस c1z बराबर, इसको मैं दिखा देता हूं d1 से। ये पहली इक्वेशन है। दूसरी इक्वेशन मैंने बनाई, ये कब बनानी है? जब एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट, तीन इक्वेशन बनेगी। एक्स एक्सिस सिंगल लिया तब एक इक्वेशन, दो लिया एक्स और वाई तो दो इक्वेशन, तीन एक्स वाई जेड तीनों कोऑर्डिनेट्स अगर आप यूज कर रहे हो तो तीन मैथमेटिकल इक्वेशंस बनेगी। दूसरा लिया a2x प्लस b2y प्लस c2z इज इक्वल टू d2, a3x प्लस b3y प्लस c3z बराबर d3। अब ये ध्यान रखिएगा d1 d2 d3, ये जो आप समझना चाहो तो ध्यान रखिएगा, ये x2 y2 z2 ही है। ये क्या है? x2 y2 z2 के बारे में बात कर रहा हूं। और यहाँ जो x y z है, ये x1 y1 z1 है। नए तथा पुराने के बीच में क्या रिलेशंस है? अब इनको अपन किस मैथमेटिकल इक्वेशंस, जो इक्वेशंस प्राप्त हुई, इन इक्वेशन को कंबाइन करके मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे लिख पाएंगे? तो ध्यान रखिएगा, ये अपन ने लिया इसको बेसिस सेट, तो इसको मैं लिख देता हूं x2 y2 z2, या इसी को मैं लिख सकता हूं d1 d2 d3, एक ही बात है, न्यू कोऑर्डिनेट्स हैं। पुराने वाले से कैसे बन रहे हैं? ये अपन ने ले लिया a1 a2 a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3, और इसमें से अपन ने ले लिया x y एंड z। समझ में मेरी बात समझ रहे हो आप? इसका मतलब है कि आप लोगों ने जो मैथमेटिकल इक्वेशंस लिखी थी उनको मैट्रिक्स फॉर्म में ले लिया। अब ध्यान रखिएगा, मल्टीप्लिकेशन के लिए जरूरी है, मल्टीप्लिकेशन के लिए जरूरी है कि नंबर ऑफ कॉलम्स इन द फर्स्ट मैट्रिक्स इज इक्वल टू द नंबर ऑफ रो इन द सेकंड मैट्रिक्स। यानी नंबर ऑफ कॉलम इन द फर्स्ट मैट्रिक्स is equal to the number of row in the second matrix। अब ये फर्स्ट मैट्रिक्स है, अब इसमें ये कौन सी है? 3 into 3 की है। फर्स्ट मैट्रिक्स की मैं बात करता हूं तो ये 3 into 3 की है। ये कितने की है? ये 1 into 3 की है। तो ये कह रहा है कि ये क्या सॉरी 3 into 1 की है। 3 रो 1 कॉलम है, पहले रो को लिखा जाता है। तो नंबर ऑफ कॉलम इन द फर्स्ट मैट्रिक्स, नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं? 3, इक्वल टू नंबर ऑफ रो इन द सेकंड मैट्रिक्स, ये 3। तो 3 into 3 को मल्टीप्लाई करोगे तो यही, इन दोनों मैट्रिक्स को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये नई मैट्रिक्स प्राप्त होगी। तो इस मैट्रिक्स फॉर्म में अगर आपने लिखा तो इस वे को मैं बता सकता हूं कि न्यू कोऑर्डिनेट्स है, न्यू कोऑर्डिनेट्स हमारे को मिला या न्यू वेक्टर मिले, न्यू कोऑर्डिनेट, ये मिलेगा, एक मैट्रिक्स मिलेगी, एक मैट्रिक्स मिलेगी, इसको मल्टीप्लाई करेंगे ओल्ड कोऑर्डिनेट से, ओल्ड कोऑर्डिनेट से। ये जो मैट्रिक्स है यही काम किए। इसी मैट्रिक्स को हम क्या बोल देते हैं? इसी मैट्रिक्स को हम बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स, ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स। ये मैट्रिक्स कहलाती है ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स। ये इंपॉर्टेंट है अपने लिए, ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स। और ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स जो हमारे को मिली है, उस ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स के में जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं, ये लिखा है द ट्रेस ऑफ ए ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स
that represent either a symmetry element or symmetry operation of a group referred to as the character of the matrix। यही उसके कैरेक्टर को बताता है, जो सिमेट्री ऑपरेशंस है किसी ग्रुप के सिमेट्री ऑपरेशंस के कैरेक्टर को इंडिकेट करता है। इसका मतलब है कि द कैरेक्टर ऑफ द मैट्रिक्स इज नॉन एज द ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स, यानी किसी मैट्रिक्स के कैरेक्टर को ही हम उस मैट्रिक्स का ट्रेस भी कहते हैं। तो ट्रेस और कैरेक्टर ऑफ द मैट्रिक्स ये क्या होता है, ये सम होता है डायगोनल एलिमेंट्स का, अपर लेफ्ट से राइट बॉटम। तो ये अपन ने अपर लेफ्ट ले लिया और ये राइट बॉटम तक गए। ध्यान रखिएगा अपर लेफ्ट से राइट बॉटम तक के ही कैरेक्टर का इंक्लूड करना है, रेस्ट ऑफ ऑल अगर अदर साइड में आता है यानी लोअर लेफ्ट से राइट अपर तक, तो ऐसी स्थिति में उनको काउंट नहीं करना है। तो कैरेक्टर ऑफ द मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं काई सिंबल के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, और ये जो रिप्रेजेंटेशन जो सिमेट्री ऑपरेशन आप अप्लाई करते हो उसके आधार पर इसकी वैल्यू दी जाती है। क्लियर, जिसको अपन इस तरीके से सम करके लिख सकते हैं। यहाँ ए मैट्रिक्स एलिमेंट है बिलोंगिंग द ith रो एंड ith कॉलम की बात कर रहा है। द कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स फॉर एवरी सिमेट्री एलिमेंट ऑफ ए ग्रुप इज कॉल्ड कैरेक्टर रिप्रेजेंटेशन। ये इंपॉर्टेंट है, इन सभी का कलेक्शन कर लेंगे, अलग अलग जो सिमेट्री ऑपरेशंस है सिमेट्री एलिमेंट्स हैं उस ग्रुप के, उनके कैरेक्टर रिप्रेजेंटेशन लिख लेंगे। सच कैरेक्टर रिप्रेजेंटेशन शुड आल्सो ओबे द मैथमेटिकल रूल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ग्रुप। ग्रुप फॉर्मेशन के रूल क्या है, तो ग्रुप फॉर्मेशन के रूल 4 बताए थे आप लोगों को। पहला रूल क्या बता रखा है, पहला बता रखा है क्लोजर रूल, ये फॉलो करते हैं क्लोजर रूल। दूसरा बता रखा है आइडेंटिटी रूल, आइडेंटिटी रूल। थर्ड बता रखा है आप लोगों को ग्रुप का एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन रूल। एंड फोर्थ बता रखा है आप लोगों को इनवर्स रूल, इनवर्स रूल। इन 4 रूल को उस ग्रुप के फॉलो करते हैं। तो मैट्रिक्स रूल्स, मैथमेटिकल मैट्रिक्स वाला भी ये क्या करता है, सेम इसी तरीके से उन चारों रूल्स को फॉलो करेगा। आप ध्यान रखिएगा, इफ द कैरेक्टर ऑफ 2 रिप्रेजेंटेशन आर आइडेंटिकल देन द 2 रिप्रेजेंटेशन आर नेसेसरी इक्विवेलेंट, उससे इक्विवेलेंट होंगे। आगे देखिए, अब मैं बात करता हूं कि अगर मैंने एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट ले लिया तो हम ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स कैसे प्राप्त होगी। इसके लिए मैं थोड़ा सा पहले अलग तरीके से बता देता हूं। ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स डिटरमाइन करने के लिए, ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स को मेजर करने के लिए 2 टाइप की मेथड चलती है। एक कहलाती है सिस्टेमेटिक मेथड, सिस्टेमेटिक मेथड, और दूसरी कहलाती है शॉर्टकट मेथड, शॉर्टकट मेथड्स। सिस्टेमेटिक मेथड में तो हमने पढ़ा अलग अलग बेसिस सेट का चयन करके, अलग अलग बेसिस सेट लिए अपन ने। पहला लिया जैसे यूजिंग कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स, पहला। दूसरा ले लिया यूजिंग बॉन्ड वेक्टर एंड बॉन्ड एंगल बेसिस। तीसरा मैंने ले लिया यूजिंग एन हाइब्रिडाइज्ड पी ऑर्बिटल्स बेसिस। चौथा मैंने लिया यूजिंग हाइब्रिड ऑर्बिटल बेसिस। ये चारों के माध्यम से अगर अपन ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स को मेजर करेंगे तब तो इस प्रक्रिया को फॉलो करेंगे। और जो अपनी शॉर्टकट मेथड है, शॉर्टकट मेथड में तो अपने को पता होना चाहिए कि कितने एटम्स की शिफ्टिंग हो रही है। 2 टाइप की मेथड उसमें भी काम आती है, लेकिन उस जो सेकंड मेथड है उसके अंदर आप लोगों को उसका कैरेक्टर पता होना चाहिए। अगर कैरेक्टर पता नहीं है तो ऐसी स्थिति में आप डिटरमाइन नहीं कर पाओगे। शॉर्टकट मेथड में तो ये कहते हैं कि नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स या नंबर ऑफ वेक्टर्स जो अपनी पोजीशन नहीं बदलते हैं, जब आपने उसके ऊपर सिमेट्री ऑपरेशंस अप्लाइड किया तो उसकी डायरेक्शन में या उसकी पोजीशन में किसी प्रकार का कोई चेंजेस नहीं आया, उसको माइनस करना है कि नंबर ऑफ वेक्टर्स और ऑर्बिटल्स या जो भी लेते हो विच डू नॉट शिफ्ट बट सिंपली रिवर्स डायरेक्शन में चला जाता है व्हेन सिमेट्री ऑपरेशंस परफॉर्म्ड, यानी उनकी
पोजीशन तो नहीं बदलती है लेकिन डायरेक्शन बदल जाती है। इन दोनों को अगर आप माइनस में कर दोगे तो उसका कैरेक्टर सीधा भी निकाल सकते हो। मैं बात करूंगा इन दोनों की। पहले मैं चर्चा कर लेता हूं सिस्टमेटिक मेथड में कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स को। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स के माध्यम से, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में मैंने एक्स वाई एंड जेड कोऑर्डिनेट्स की मैं बात करता हूं। इसका प्रयोग करते हुए हम कैसे ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स का सिंथेसिस कर सकते हैं। अब देखिए, मैं सबसे पहले ले लेता हूं H2O मॉलिक्यूल ही लेता हूं। H2O मॉलिक्यूल है, C2V पॉइंट ग्रुप है, C2V पॉइंट ग्रुप है, पढ़ा है अपन ने, जान लिया। और C2P पॉइंट ग्रुप के अंदर E C2Z सिग्मा XZ और सिग्मा YZ 4 सिमेट्री एलिमेंट्स हैं। उसके अंदर, उस C2V पॉइंट ग्रुप के अंदर 4 सिमेट्री एलिमेंट्स हैं। अब इन सब के लिए ध्यान रखिएगा, अलग अलग सिमेट्री ऑपरेशंस हैं, इनके लिए अलग अलग जो ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स है वो डिफरेंट डिफरेंट प्राप्त होगी, अलग अलग ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स प्राप्त होगी। पहले देखिए आप ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स आइडेंटिटी सिमेट्री एलिमेंट्स को लेते हुए एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट्स, आपने लिया वेक्टर वी ओपी, एक्स वाई जेड इनिशियल कोऑर्डिनेट्स को बता रहा है। जैसे आपने उसके ऊपर ई अप्लाई किया, अप्लाई करने पर जो नए कोऑर्डिनेट्स मिला उनको x2 y2 z2 से इंडिकेट किया। अब ध्यान देना, ई आइडेंटिटी जो सिमेट्री ऑपरेशंस हैं इसको अप्लाई करने पर किसी भी प्रकार का कोई चेंज नहीं होता है। इसका मतलब मैं लिख सकता हूं कि x2 रहेगा x1 के बराबरी, y2 रहेगा y1 के बराबरी और z2 रहेगा z1 के बराबरी। क्लियर? अब ये इनके बीच में रिलेशनशिप को हमने अभी बताया कि मैथमेटिकल इक्वेशंस के रूप में अपन रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो मैं इसको लिखता हूं मैथमेटिकल इक्वेशन में x2 इक्वल टू 1 गुणा x1, क्योंकि x1 में किसी प्रकार का चेंजेस नहीं है, 1 गुणा x1 प्लस 0 गुणा y1, जहां मैं b1 ले रहा था। अब b1 की मैं जहां मैं बात कर रहा था, अब मैं b1 a1 की जगह, a1 की जगह मैंने 1 लिखा है, b1 चूंकि y1 का उसमें सम्मिलित ही नहीं होगा, प्लस 0 गुणा z1। मैंने y2 का लिखा तो y के रेस्पेक्ट में ही होगा, बाकी का x और z के रेस्पेक्ट में नल होगा, तो मैंने लिखा 0 गुणा x1 x2 सॉरी x1 प्लस 0 गुणा y1 सॉरी 1 गुणा y1 प्लस 0 गुणा z1। और z2 के रेस्पेक्ट में लिखूंगा तो 0 गुणा x1 प्लस 0 गुणा y1 प्लस 1 गुणा z1 लिख सकता हूं। इस वे में लिखा क्योंकि अपन ने कहा है कि x2 बराबर x1 आना चाहिए, तो रेस्ट ऑफ ऑल क्या होनी चाहिए, तो 0 होने चाहिए। x2 बराबर x1 तभी आ सकता है जब आपने इसको 1 से मल्टीप्लाई किया और बाकी के सारे को 0 से मल्टीप्लाई किया। अब इसको उस फॉर्मेट में मैं लिख सकता हूं x2 y2 एंड z2 मैट्रिक्स फॉर्म में। ये न्यू कोऑर्डिनेट्स हैं, ये मैट्रिक्स लिखी मैंने 1 0 0 0 1 0 0 0 1, और ये आपके इनिशियल कोऑर्डिनेट x1 y1 z1, ये लिख सकता हूं ऐसे। अब देखिए, ये अपन ने आइडेंटिटी सिमेट्री ऑपरेशंस एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट पे लगाई तो उसका ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स हमारे को प्राप्त हुआ। ये लगाई आपने, इसका आपको प्राप्त हुआ। अब इसके जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं उनका अगर हम सम कर देंगे तो वो इस आइडेंटिटी सिमेट्री ऑपरेशंस का करेक्टर हो जाएगा 1 + 1 + 1 बराबर 3। तो टोटल करेक्टर कितने आए, 3। कब? जब आपने एक्स वाई जेड बेसिस लिया। सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स का ये लिखा हुआ है, सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स अपर लेफ्ट से राइट बॉटम तक। अब मैं लेता हूं, आपने लगाई प्लेन ऑफ सिमेट्री, आपने अब क्या किया, प्लेन ऑफ सिमेट्री लगाया। प्लेन ऑफ सिमेट्री लगाया उस मॉलिक्यूल के ऊपर, तो देखिए मैंने पहले लगाई सिग्मा एक्स वाई, सिग्मा एक्स वाई अपन ने परफॉर्म की उस वेक्टर के ऊपर। सिग्मा एक्स वाई जैसे ही मैं लगाऊंगा तो उसमें उसका कौन सा बिंदु चेंज होगा उसको देखिए। मैंने लगाई, सबसे पहले क्या कहा, सिग्मा एक्स वाई की मैं बात करता हूं, ये लिया मैंने सिग्मा एक्स वाई। किसी भी मॉलिक्यूल के ऊपर अगर, या मैं इस कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स के माध्यम से दिखाऊं तो जेड एक्सिस, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, मैंने सिग्मा एक्स वाई लगा रहा हूं तो इसका मतलब है कि
अगर सिग्मा एक्स वाई लगाऊंगा तो एक्स और वाई एक्सिस से तो ओके गुजरेगी, बट जेड एक्सिस को वो काटती भी जाएगी बीचों बीच से। इसका मतलब है कि अब जो हमारे को दिखेगा ये तो आपका एक्स एक्सिस, ये आपका वाई एक्सिस और ये आपका जेड एक्सिस। अब ये जेड रिवर्स डायरेक्शन में है, इसका मतलब मैं लिख सकता हूं कि x2 जो मिलेगा वो तो x1 के बराबर ही होगा, y2 जो मिलेगा वो तो y1 के बराबर ही होगा, बट z2 मिलेगा वो माइनस z1 के बराबर होगा, रिवर्स डायरेक्शन में चले गए। क्लियर? अब इसको मैथमेटिकल इक्वेशन में कैसे लिख सकते हैं? मैथमेटिकल इक्वेशन में देखिएगा, मैंने कहा अपन ने लिखा x2 अपने को लेना है, तो मैंने क्या किया, x2 बराबर x1 करना है, तो ये लिखा 1 गुणा x1 प्लस 0 गुणा y1 प्लस 0 गुणा z1। ऐसे ही y2 लेना है तो 0 गुणा x1 प्लस 1 गुणा y1 प्लस 0 गुणा z1। z2 लेना है 0 गुणा x1 प्लस 0 गुणा y1 प्लस -1 गुणा z1। ये ध्यान रखना है। फिर इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे तो ये हमारे को मैट्रिक्स प्राप्त होगी। ये इसका इनिशियल वेक्टर्स हैं, ये फाइनल वेक्टर्स हैं। इसके अंदर अपने को क्या प्राप्त हो रहा है, 1 1 -1। ये ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स किसकी है, सिग्मा एक्स वाई की। तो इसके मैट्रिक्स, इस ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स से उसके कैरेक्टर का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो अपन जोड़ेंगे तो 1 + 1 + -1, ओवरऑल क्या आएगा, केवल 1 आएगा। तो इसके लिए ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स के लिए कैरेक्टर की वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी। ये अपन ने निकाला सिग्मा एक्स वाई के लिए। ठीक इसी तरीके से अपन किसका निकाल सकते हैं, सिग्मा वाई जेड का भी निकाल सकते हैं और सिग्मा जेड एक्स का भी निकाल सकते हैं। क्लियर? सिग्मा एक्स जेड का भी निकाल सकते हैं, सिग्मा वाई जेड का भी निकाल सकते हैं। सिग्मा वाई जेड का निकालेंगे तो मैंने कहा वाई और जेड एक्सिस से होके गुजरेगी तो एक्स एक्सिस चेंज हो जाएगी, तो x2 बराबर -x1 होगा, बाकी सेम होगा, y2 बराबर y1 और z2 बराबर z1। zx अपन लेंगे तो z और x से गुजरेगी तो y चेंज हो जाएगा, यानी x2 बराबर तो x1, y2 बराबर -1 और z2 बराबर z1। इनसे मैथमेटिकल इक्वेशन अपन बना सकते हैं। मैथमेटिकल इक्वेशंस बनाएंगे तो मैथमेटिकल इक्वेशंस के आधार पे, इसकी जो मैथमेटिकल इक्वेशंस होगी उसके आधार पे एक्स जेड की ट्रांसफॉर्मेशन या जेड एक्स की ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स ये बनेगी, ये ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स बनेगी। और इसमें जो करेक्टर है उनको जोड़ोगे तो ओवरऑल करेक्टर क्या आएगा, +1। और इसी तरीके से सिग्मा वाई जेड के करेक्टर को जोड़ोगे तो भी क्या आएगा, +1। तो अपन सिंपल वे में कह सकते हैं कि अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री किसी मॉलिक्यूल में लगती है, अगर आपने बेसिस सेट एक्स वाई जेड लिया तो उसके करेक्टर की वैल्यू 1 होगी। अभी अपन ने देख लिया तीनों टाइप की प्लेन्स लगाकर। क्लियर? अब मैं चलता हूं इन्वर्जन सेंटर पे। मैंने इन्वर्जन सेंटर ऑपरेट अप्लाई किया तो उससे हमारे को किस टाइप की इन्वर्जन सेंटर अप्लाई करने के ऊपर जो ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स बनेगी उसका कैरेक्टर क्या होगा। तो देखिए इन्वर्जन सेंटर परफॉर्म्ड किया, एक्स वाई जेड इन्वर्जन लगाया तो क्या चेंजेज होगा, x2 y2 z2 बना, और जो इनिशियल था वो कैसे जा सकता है, इनिशियल वाला -x1 -y1 और -z1 के रूप में। तो ये मैंने क्या लिया, ये अपन ने x एक्सिस लिया, ये अपन ने y एक्सिस लिया, ये z एक्सिस लिया, आपने उसके ऊपर इन्वर्जन सेंटर लगाया। तो अब जो इन्वर्जन सेंटर बनेगा वो इस टाइप से बनेगा, ये सॉरी इसको मिटा देता हूं, 1 मिनट। इन्वर्जन सेंटर बनेगा ये और ये वाला बनेगा z, ये वाला बनेगा x और ये वाला बनेगा y। अब अगर आपने इसको x1 y1 z1 दिया है तो इसको मैं दिखा सकता हूं, ये -z1 है, ये -1 है, ये जो वाला दिखा रखा है ये -x1 है। और दूसरे तरीके से या फिर मैं इसको x2 लिख सकता हूं, इसको मैं z2 लिख सकता हूं और इसको y2 लिख सकता हूं। इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप को दर्शाने के लिए वही मैथमेटिकल इक्वेशंस, क्योंकि अपन ने क्या कहा, x2 बराबर होगा x1 के -x1 के, y2 बराबर होगा -y1 के और z2 बराबर होगा -z1 के। क्लियर? तो इससे जो मैथमेटिकल इक्वेशंस बनेगी उस मैथमेटिकल इक्वेशंस को उसी तरीके से x2 बराबर -1 गुणा x1 प्लस 0 गुणा y1 प्लस 0 गुणा z1, क्योंकि अपन ने x2 बराबर x1 -x1 लिखा है। ऐसे ही y2 इज इक्वल टू 0 गुणा x1
प्लस -1 गुणा y1 प्लस 0 गुणा z1। ऐसे ही z2 बराबर 0 गुणा x1 प्लस 0 गुणा y1 प्लस -1 गुणा z1। इसको इस तरीके से लिखेंगे तो अब मैट्रिक्स के रूप में रिप्रेजेंट करेंगे तो x2 y2 z2 मैट्रिक्स बनाई तो -1 0 0 0 -1 0 0 0 -1 और ये अपनी x1 y1 z1। अब इसके डायगोनल एलिमेंट्स का सम किया, डायगोनल एलिमेंट्स का सम करने पर ये टोटल वैल्यू -3। यहां तक मेरे विचार से किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आनी चाहिए, आसान है, कर सकते हैं अपन। अब देखिए, अब मैं अप्लाई करता हूं एक्सिस ऑफ सिमेट्री। एक्सिस ऑफ सिमेट्री उस कोऑर्डिनेट्स पर अप्लाई करता हूं। ये मान लीजिए मैंने लिया, ये दिखाया हुआ है y एक्सिस, ये दिखाया हुआ है x एक्सिस और ये दिखाया हुआ z एक्सिस। यहां कोई किसी बिंदु P को मैं इंडिकेट करता हूं, यहां से इसकी डिस्टेंस r है, ये x एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाता है, थीटा का एंगल बनाता है। इसकी पोजीशंस को इस x एक्सिस पर m से इंडिकेट कर देता हूं। अब मैंने क्या किया, इस z एक्सिस के सापेक्ष रोटेट किया इसको। रोटेशन किया तो z एक्सिस पे तो कोई प्रभाव नहीं पड़ा, z एक्सिस वाले से तो कोई प्रभाव नहीं पड़ा। कितने एंगल से, मैंने फाई एंगल घुमाया उसको। अब जो नया बनेगा, मान लीजिए उसकी पोजीशन यहां आ गई, इसके साथ m डेस इंडिकेट कर रहा है, तो अब जो एंगल बन रहा है वो कौन सा एंगल होगा, थीटा माइनस फाई एंगल बनेगा। ये नई पोजीशन आ गई, कब, आपने जब लगाया। ये इनिशियल पोजीशन थी x1 y1 z1, अब नई पोजीशन आ गई x2 y2 z2। कब, जब आपने फाई एंगल उसको रोटेट किया हो। अब देखिए, इस फिगर को देख के हम कुछ अनुमान लगा सकते हैं। ये आपका बेस के अंदर है। अपन ने पढ़ा है कि थीटा जब हो तो ऐसी स्थिति में ये फॉर्मूला अपन ने बहुत बार काम में लिया है। सबसे पहले ये इंडिकेट करता है साइन थीटा को, साइन थीटा इज इक्वल टू लंब बटा कर्ण, और दूसरा वाला करता है कोस थीटा को, जिसको अपन कह देते हैं आधार बटा कर्ण। अब देखिए, अपने पास ये जो कर्ण है इसकी डिस्टेंस दी हुई है r डिस्टेंस पर है, तो इसका मतलब है कि अपने पास कर्ण की वैल्यू तो है, लंब यानी ये जो लंब की बात कर रहा है, यानी इस pm की वैल्यू नहीं है अपने पास, ये p से इंडिकेट किया था अपन ने। ऐसे ही कोस थीटा में आधार OM ये अपने पास नहीं है, तो मैं लिख सकता हूं साइन थीटा इज इक्वल टू लंब क्या है, PM बटा इनिशियल वेक्टर्स की बात कर रहा हूं r, इसको मैं लिख सकता हूं PM इज इक्वल टू r साइन थीटा, पहली इक्वेशन। इसी तरीके से कोस थीटा को लिख सकता हूं, कोस थीटा बराबर आधार क्या है, आधार OM है, वही r डिस्टेंस है, तो मैं लिख सकता हूं OM इज इक्वल टू r कोस थीटा। ये 2 नंबर इक्वेशन, बात को समझ रहे हो। अब ये तो मैंने बताई इनिशियल वाले की। अब अगर मैं इन्हीं के रेस्पेक्ट में किसकी निकालता हूं, मैं निकालता हूं इनकी पोजीशन चेंज होने पर o डेस m डेस की। तो मैंने o डेस m डेस को निकाला, तो अब मैं लिख सकता हूं OM डेस, OM डेस करूंगा तो मैं लिख देता हूं, यानी x2 ये वाली जो इंडिकेट कर रहा है ये x1 को इंडिकेट कर रहा है, ये सॉरी x1 को, XOM वाला ये y1 को, इसको मैं x2 लिख सकता हूं और इसकी वैल्यू आती है r कोस, अब थीटा माइनस फाई हो गया। ऐसे ही PM डेज की मैं बात करूं तो उसको मैं y2 लिख सकता हूं और उसको मैं r साइन थीटा माइनस फाई से इंडिकेट कर देता हूं। क्लियर। अब देखिए, हमारे को कुछ बेसिक जानकारी होनी चाहिए। बेसिक जानकारी का मतलब है कि इस तरीके से बता देता हूं, कोस थीटा माइनस फाई को अगर अपन खोलेंगे तो ये रहेगा कोस थीटा कोस फाई प्लस साइन थीटा साइन फाई, कोस थीटा साइन फाई। इसी तरीके से साइन थीटा माइनस फाई को अगर मैं खोलूंगा तो ये बनेगा साइन थीटा कोस फाई माइनस कोस थीटा साइन फाई। ये ध्यान रखना, यहां ये मिस प्रिंटिंग है, थोड़ा सा आप इसको सुधार लें, साइन फाई होगा ये। क्लियर। ये वैल्यूज अपन ने इनको खोल लिया, तो इनको मैं अगर खोल के लिखूंगा
तो मैं क्या लिख सकता हूं, इसको लिख सकता हूं x2 को लिखूंगा पहले x2 r cos थीटा cos फाई प्लस r sin थीटा sin फाई लिख सकता हूं। ऐसे ही y2 को लिखूंगा मैं, y2 को लिखूंगा तो मैं लिखूंगा r sin थीटा cos फाई माइनस r cos थीटा sin फाई लिख सकता हूं। और ध्यान रखिएगा Z2 में किसी प्रकार का चेंजेस नहीं है, Z1 ही आएगा। Z2 Z1 के बराबर है, उसमें किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं है। अब इसको मैं अगर मैं मेंशन करता हूं, इसको अगर मैं मेंशन करूंगा तो अब इस मैथमेटिकल इक्वेशंस के रूप में कैसे लिख सकते हैं उसको देखिए। r cos थीटा और r sin थीटाज की वैल्यू को इंसर्ट करना है, r cos थीटा और r sin थीटाज की वैल्यू को इंसर्ट करना है अपने को। अपन ने अभी पढ़ा है कि r cos थीटा बराबर लिखा है अपन ने, r cos थीटा बराबर क्या है, ये रहा x1। r cos थीटा का मान क्या है x1 और r sin थीटा का मतलब कितना है y1। तो इसको मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूं, ये लिखा मैंने x2 सब्स्टिट्यूट कर दिया अपन ने, x2 बराबर r cos थीटा को मैंने लिख दिया x1 cos फाई, ये तो वैल्यू रखी गई। ऐसे r sin थीटा, r sin थीटा की वैल्यू रखूंगा तो मैं r sin थीटा की वैल्यू का मतलब है y1, ये मैंने लिखा, ये sin फाई मैंने लिखा y2, y2 के लिए रूप में लिखा। तो अब देखिए r sin थीटा, r sin थीटा का वैल्यू कितना है, r sin थीटा को अपन ने y1 लिखा है तो मैंने लिखा y1 cos फाई माइनस r cos थीटा, r cos थीटा को अपन ने x1 लिखा है, x1 sin फाई, x1 sin फाई। क्लियर। अब आप थोड़ा सा आप ध्यान रखना, और Z2 को मैंने ऐसा का ऐसा ही, इस इक्वेशन को मैं रीअरेंज कर सकता हूं, रीअरेंज करके लिखूंगा तो x2 y2 z2, x2 वाली को लिखूंगा तो x1 cos फाई प्लस y1 sin फाई, इसको रीअरेंज करके लिखा तो मैंने इसे माइनस x1 sin फाई प्लस y1 cos फाई, और ये है z1। इसको मैट्रिक्स की फॉर्म में अगर मैं लिखना चाहूं, मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखूंगा तो मैं कैसे लिख सकता हूं, ये x2 इसके बराबर है, x2 इसके बराबर है, तो मैं इसको कैसे दिखाऊंगा, x2 बराबर मैथमेटिकल इक्वेशंस के रूप में ओरिजिनल कोऑर्डिनेट्स के, तो x2 बराबर x1 cos फाई प्लस y1 sin फाई प्लस 0 गुणा z1, y2 का लिखूंगा तो यही माइनस x1 sin फाई प्लस y1 cos फाई प्लस 0 गुणा z1, और z2 का लिखूंगा तो ये सारी 0 हो जाएगी, z2 की बात करूंगा तो 0 गुणा x1 प्लस 0 गुणा y1 प्लस 1 गुणा z1। मैथमेटिकल मैट्रिक्स के रूप में लिखूंगा तो x2 y2 z2, ये लिखा मैंने। इसका मैं बनाऊंगा तो इसको मैं लिख सकता हूं cos फाई sin फाई 0, ये लिखा माइनस sin फाई, ये लिखा cos फाई, ये लिखा 0, ये लिखा मैंने 0, ये लिखा 0 और ये 1, और ये आपके इनिशियल वेक्टर्स x1 y1 एंड z1। इसका मतलब है कि ये जो ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स बनी, अब इस ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स के माध्यम से हमारे को कैरेक्टर निकालना है, तो अपन इसका कैरेक्टर निकाल सकते हैं। कैरेक्टर निकालेंगे तो कैरेक्टर डायगोनल, डायगोनल पे cos फाई है प्लस दूसरा भी cos फाई है प्लस 1 है, इसको मैं 2 cos फाई प्लस 1 लिख सकता हूं। ये कैरेक्टर आप लोग निकाल सकते हैं, ये इस तरीके से निकलेगा। अब आपने कितने फाई से घुमाया है, सपोज कीजिए फाई कितना कितना घुमाया, 180 डिग्री से घुमाया, यानी C2 एक्सिस लगाई आपने, कोस 180 का मान रखते जाइए, कोस 180 का मान रखोगे तो -1 -1 -1 और 1, ये तीनों मिलके ओवरऑल क्या रह जाएगा, -1 रह जाएगा, -1। क्लियर, ये -1 रहेगा। आपने 120 डिग्री से घुमाया तो हाफ हाफ माइनस हाफ एक से जुड़ के टोटल ओवरऑल 0 हो जाएगा। आपने 90 डिग्री से घुमाया तो इनकी जो वैल्यूज है वो 0 आएगी,
0 0 और 1 जोड़ के ओवरऑल क्या आ जाएगा 1। इस तरीके से अपन ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स निकाल सकते हैं एक्सिस ऑफ सिमेट्री का भी। अब निकालिए एक्सिस ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री। इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री तो हमारे को क्या बताती है? इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री का मतलब है कि एक्सिस ऑफ सिमेट्री के परपेंडिकुलर अपन प्लेन लगाएं। अपन ने परपेंडिकुलर प्लेन लगाया, अपन ने लिखा सी एन एस एन इज इक्वल टू सी एन जेड एक्सिस, और ये जो प्लेन लगाई वो एक्स वाई में लगाई। दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर देंगे। सी एन जेड का, सी एन के लिए जो मैट्रिक्स अभी निकाली थी वो अपन ने बताई कोस फाई साइन फाई 0 माइनस साइन फाई कोस फाई 0 0 0 1, और अपन ने एक्स वाई वाली जो कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई की जो ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स निकाली थी वो ये थी 1 0 0 0 1 0 0 0 -1, ये अपन ने निकाली थी। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने का तरीका ये है कि फर्स्ट रो मल्टीप्लाई होगी फर्स्ट कॉलम के साथ, देन फर्स्ट रो सेकंड कॉलम के साथ। तो इसको मैं मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। तो फर्स्ट रो कोस फाई गुणा 1 प्लस साइन फाई गुणा 0 प्लस 0 गुणा 0, ये एक हुआ। फिर अगली रो सेकंड कॉलम, तो कोस फाई गुणा 0 प्लस साइन फाई गुणा 1 साइन फाई गुणा 1 प्लस अपन ने लिखा 0 गुणा 0, और तीसरी लिखा कोस फाई गुणा 0 प्लस साइन फाई गुणा 0 प्लस 0 गुणा -1। इसी तरीके से दूसरी लेंगे माइनस साइन फाई गुणा 1 प्लस कोस फाई गुणा 0 प्लस 0 गुणा 0। दूसरा लिखा मैंने माइनस साइन फाई गुणा 0 प्लस कोस फाई गुणा 1 प्लस 0 गुणा 0, और तीसरे वाले का लिखा मैंने माइनस साइन फाई गुणा 0 प्लस कोस फाई गुणा 0 और गुणा प्लस 0 गुणा -1। तीसरा वाला मैंने लिखा 0 गुणा 1 प्लस 0 गुणा 0 प्लस 1 गुणा 0। इसका लिखा मैंने 0 गुणा 0 प्लस 0 गुणा 1 प्लस 1 गुणा 0। तीसरा लिखा मैंने 0 गुणा 0 प्लस 0 गुणा 0 प्लस 1 गुणा -1। इसको सोल्व करेंगे तो ये तो देखो ये केवल ये बचेगा, ये तो रेस्ट से 0 हो जाएगा। तो इसको मैं लिख सकता हूँ कोस फाई। इसमें से मैं बात करूँ ये 0 ये बचेगा, तो इसको मैंने लिख दिया साइन फाई। इसको देखूंगा तो ये सर ओवरऑल क्या हो जाएगा 0। दूसरे को देखूंगा तो ये बचेगा इसमें केवल साइन फाई। इसको देखूंगा तो ये 0 ये बच गया, तो कोस फाई, ये बाकी का 0 हो गया। इसको देखूंगा तो ये ओवरऑल भी 0 हो गया। इसको देखूंगा तो ओवरऑल भी क्या हो गया 0 हो गया। इसको देखूंगा तो देखो इसमें 0 गुणा -1 है, सॉरी 0 गुणा 0 0 गुणा 0 और 1 गुणा -1 है, तो -1 आ जाएगा। ये मैट्रिक्स प्राप्त होगी। इसके डायगोनल एलिमेंट्स का सम कर दीजिए। डायगोनल एलिमेंट्स का सम करेंगे तो देखिए ये आ रही वैल्यू 2 कोस फाई -1 आ जाएगी। जो +1 आ रही थी एक्सिस ऑफ सिमेट्री में, ये -1 हो जाएगी। क्लियर? तो दो मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन से भी अपन क्या निकाल सकते हैं, ये कैलकुलेशन कर सकते हैं। अब ये तो अपन ने एक लिए है। अब इन कैलकुलेशंस जो सिमेट्री ऑपरेशंस हैं उनके कैरेक्टर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये लिखा है जैसे ई की अपन ने 3 निकाली है। ये कब निकाली है? जब बेसिस सेट अपन ने XYZ लिखे हैं। 3 लिया तो 2 cos फाई +1 लिया है। सिग्मा का 1 आ रहा है, इन्वर्जन का -3 आ रहा है, SN का 2 cos फाई -1। अब फाई कितना लेते हो, 120 डिग्री से घुमाया कि 180 डिग्री से घुमाया, उसके ऊपर डिपेंड करता है। क्लियर? 180 डिग्री से घुमाया तो कोस 180 का मान -1 होगा, तो ओवरऑल -1 वैल्यू रह जाएगी। और उधर की मैं बात करूं तो SN के सापेक्ष बात करेंगे तो वहां वैल्यू -3 हो जाएगी। क्लियर? तो इस तरीके से अपन किसी भी सिमेट्री ऑपरेशंस का करेक्टर निकाल सकते हैं ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स के माध्यम से। अब
अब बता रहा है कि इस मैट्रिक्स के कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन से होते हैं। ये मैंने चर्चा की थी कि 4 रूल फॉलो करता है। ये पहला वाला है वो क्लोजर रूल के बारे में बताता है। क्लोजर रूल, किन्हीं भी दो मैट्रिक्स को आप मल्टीप्लाई करोगे तो तीसरे मैट्रिक्स उसी न किसी ग्रुप के सिमेट्री ऑपरेशन लगाने पर जो ट्रांसफॉर्म मैट्रिक्स होगी उसके इक्वल होगी। दूसरा कहलाता है आइडेंटिटी रूल। आइडेंटिटी रूल, आइडेंटिटी रूल कहलाता है। तीसरा एसोसिएटिव लॉ कहलाता है और चौथा इनवर्स रूल के बारे में वही चारों के चारों रूल बता रहा है जो ग्रुप पोस्टुलेट्स के होते हैं, इन्हीं के बारे में इंडिकेट कर रहा है। अब देखिए ये तो मैंने आपको बताई एक बेसिस सेट लेके, एक बेसिस सेट लिया अपन ने और बेसिस सेट के रूप में ये निकाल लिया एक्स वाई जेड के लिए ई सी टू जेड सिग्मा एक्स जेड सिग्मा वाई जेड, इनके लिए ट्रांसफॉर्म मैट्रिक एक्स वाई जेड लगाया तो उनके करेक्टर ये आ गए, ये अपन ने करेक्टर निकाले। अभी अपन ने जो कैलकुलेशन किया वो इस तरीके से। अब मान लीजिए अगर मैं बेसिस सेट क्या लेता हूं, बेसिस सेट के रूप में मैंने ले लिया अनहाइब्रिड पी ऑर्बिटल, अनहाइब्रिड पी ऑर्बिटल्स ले लिया, बेसिस सेट के रूप में अनहाइब्रिड पी ऑर्बिटल लिया। तो अनहाइब्रिड पी ऑर्बिटल लिया 1,3 ब्यूटाडाइन है, 1,3 ब्यूटाडाइन, 1,3 ब्यूटाडाइन को अपन इस तरीके से इंडिकेट करते हैं। इसमें वही पॉइंट ग्रुप होता है जो H2O में होता है, C2V पॉइंट ग्रुप, और C2V पॉइंट ग्रुप है तो वही करेक्टर वही सिमेट्री ऑपरेशंस होंगे EC2Z सिग्मा XZ और सिग्मा YZ, क्योंकि आपकी क्या होगी C2 एक्सिस इसके सापेक्ष लगेगी, ये X एक्सिस है, Z एक्सिस है, ये आपकी X एक्सिस मान लो और इधर सामने वाली Y एक्सिस। अब इस पे देखो दो डबल बॉन्ड है, इसका मतलब है कि 4 अनहाइब्रिड पी ऑर्बिटल्स हैं, ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4। सिंबलाइज करने के लिए मैं ग्राउंड स्टेट वाले की बात कर रहा हूं, इस तरीके से मैं व्यक्त कर देता हूं। इसको मैं क्या कह देता हूं 5-1 से इंडिकेट करता हूं, 5-2, 5-3, 5-4। अब इसके ऊपर मैं क्या करता हूं ऑपरेशंस लगाता हूं, सिमेट्री ऑपरेशंस मैंने लगाए। सिमेट्री ऑपरेशंस लगाने पर इनके जो न्यू कोऑर्डिनेट्स बनेंगे उनके लिए ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स बनेगी। क्योंकि इसमें 4 बेसिस हैं तो आपको 4x4 मैट्रिक्स मिलेगी, 4x4 की स्क्वायर मैट्रिक्स प्राप्त होगी। क्लियर? देखिए अब सबसे पहले अपन ने लगाया आइडेंटिटी ऑपरेशन, ई लगाया, ई में किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं है। इसका मतलब है कि जो फाइनल वेक्टर मिलेंगे 5-1, 5-2, या इसी को मैं दे देता हूं 5-1 डेज, 5-2 डेज, 5-3 डेज, 5-4 डेज, इससे जो ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स मिलेगी वही कैलकुलेशन कर सकते हैं। क्योंकि अपन ने देखा कि 5-1 डेज बराबर होता है 5-1 के, 5-2 डेज बराबर होता है 5-2 के, 5-3 डेज बराबर होता है 5-3 के, और 5-4 डेज बराबर होता है 5-4 के। अपन वही मैथमेटिकल इक्वेशंस बना सकते हैं। मैथमेटिकल इक्वेशंस मैंने पढ़ी है कैसे, 5-1 डेज बराबर अपन लिख सकते हैं 1 गुणा 5-1 प्लस 0 गुणा 5-2 प्लस 0 गुणा 5-3 प्लस 0 गुणा 5-4, ये पहली इक्वेशन। 5-2 डेज 0 गुणा 5-1 प्लस 1 गुणा 5-2 प्लस 0 गुणा 5-3 प्लस 0 गुणा 5-4। 5-3 डेज की बना सकते हैं 0 गुणा 5-1 प्लस 0 गुणा 5-2 प्लस माइनस 1 गुणा 5-3 प्लस 0 गुणा 5-4। ऐसे ही 5-4 डेज की बना सकते हैं 0 गुणा 5-1 प्लस 0 गुणा 5-2 प्लस 0 गुणा 5-3 प्लस 1 गुणा 5-4। इसको इस वे में लिखेंगे तो 5-1 डेज, 5-2 डेज, 5-3 डेज, 5-4 डेज, ये बनाया तो मैट्रिक्स क्या बन गई 1-0-0-0, 0-1-0-0, 0-0-1-0, 0-0-0-1, और ये अपनी इनिशियल वेक्टर्स, ये डायगोनल एलिमेंट्स हैं। इनको जोड़ोगे तो करेक्टर की वैल्यू ई के लिए 4 आएगी, यही बता रखा है, करेक्टर की वैल्यू 4 बता रखी है, निकाल लिया। इसी तरीके से इसके ऊपर अब क्या अप्लाई करेंगे C2Z। अब देखिए C2Z अपन अगर उसके ऊपर अप्लाई करते हैं तो उसमें कैसे परिवर्तन आता है, ये मैंने लिया, ये उसके अनहाइब्रिड पी ऑर्बिटल्स हैं, ये अनहाइब्रिड पी ऑर्बिटल्स, ये अनहाइब्रिड पी ऑर्बिटल्स।
क्लियर? ये आपने क्या किया, इन हाइब्रिड ऑर्बिटल्स पे आपने C2 अप्लाई की। जैसे ही C2 अप्लाई करोगे इसके रेस्पेक्ट में, ये वाला कहाँ जाएगा, इधर, ये वाला कहाँ जाएगा, इधर। ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर होगा। इसका मतलब है कि अब ये जो 5-1 जो अपन मान रहे थे, 5-1 डेज जो नया बनेगा, वो 5-1 डेज अब क्या हो जाएगा, 5-4 माइनस 5-4 वाला होगा। समझ रहे हो मेरी बात को? क्योंकि अब क्या होगा, जैसे ही ये पलटेगा, उल्टेगा, तो ऐसी स्थिति में नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे जाएगा। क्योंकि आपने इसके ऊपर ऊपर ऑपरेशन लगाया, ये मान लीजिए नीचे की तरफ को इंडिकेट करता हूं मैं। ऑपरेशन लगाने के बाद में इनकी स्थिति इस तरीके से हो जाएगी, ऊपर चला गया, ऊपर चला गया, ऊपर चला गया, ऊपर चला गया। कहने का मतलब 5 डेज की जगह अब जो नया 5 डेज बना है, वो 5 डेज तो 5/4 से आया है, और वो भी उल्टा डायरेक्शन में। ऐसे ही 5-2 डेज, यानी ये वाला 5-2 डेज ये किससे मिल रहा है, 5-3 से मिल रहा है, वो भी रिवर्स में। तो आपने लिख दिया -5-3। ऐसे ही 5-3 डेज वाला किससे मिल रहा है, 5-2 वाले से मिल रहा है, लेकिन रिवर्स में। ऐसे ही आपने लिखा 5-4 डेज वाला, ये किससे मिल रहा है, 5-1 वाले से, लेकिन रिवर्स में। अब इनके लिए इक्वेशंस लिख सकते हैं, क्योंकि अपन ने क्या बताया, 5-1 डेज बराबर -5-4। तो इसके लिए इक्वेशन लिखूंगा तो 5-1 डेज बराबर 0 गुणा 5-1 प्लस 0 गुणा 5-2 प्लस 0 गुणा 5-3 प्लस 0 सॉरी 1 गुणा 5-4। आपने इधर लिखा, सॉरी 0 गुणा 5-1, हाँ ठीक है, 0 गुणा 5-2 ठीक है, 0 गुणा 5-3 ठीक है, इक्वेशन ठीक है, 0 गुणा 5-4 ठीक है। तो इसको मैं 0 गुणा सॉरी 5-1, ये 5-1 के रेस्पेक्ट में होगा, फोर्थ वाला। और मैं इसको दिखाता हूं, तो इसको मैं दिखा सकता हूँ, 5-2 डेज बराबर क्या हो जाएगा, 5-2 डेज बराबर होगा 0 गुणा 5-1 प्लस 0 गुणा सॉरी ये 2 ही होगा, 2 3 4। और इसके रेस्पेक्ट की बात करता हूँ, तो ऐसी स्थिति में 0 गुणा 5-2 प्लस 0 गुणा 5-3, क्योंकि अपन ने इसी तरीके से कैलकुलेशन की है इनकी। इसको मैं इस वे में लिखूंगा। देखिएगा, और 5-2 डेज है, इसको मैं मिटा देता हूँ, 1 मिनट। जीरो गुणा 5-2, 0 गुणा 5-3 -1 गुणा 5-4। ऐसे ही 1 गुणा -1 गुणा 5-3 प्लस 0 गुणा 5-4। 5-3 डेज बराबर 0 गुणा 5-1, ये 5-2 आ रहा है, 5-2 आ रहा है, तो 0 गुणा 5-1 प्लस -1 गुणा 5-2 प्लस 0 गुणा 5-3 प्लस 0 गुणा 5-4। 5-4 डेज को मैं लिखूंगा, तो मैं लिखूंगा 0 गुणा, इसको -1 के रूप में दिखाना है, तो -1 गुणा 5-1 प्लस 0 गुणा 5-2 प्लस 0 गुणा 5-3 प्लस 0 गुणा 5-4। इस वे में लिख सकते हैं। अब देखिए, इसको उस मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे तो इस टाइप की मैट्रिक्स हमारे को प्राप्त होगी, ये मैट्रिक्स जिसमें 0 0 1 -1 0। अब इसमें डायगोनल एलिमेंट्स की अगर मैं बात करूं, तो डायगोनल एलिमेंट्स में सारे 0 आ रहे हैं। इसका मतलब ओवरऑल कैरेक्टर भी क्या होगा, 0 होगा। सारे के सारे क्या आ रहे हैं, 0 आ रहे हैं। सभी 0 आ रहे हैं, इसका मतलब है कि आप इनकी कैलकुलेशन करोगे तो ये मल्टीप्लाई करने पर यही आएगा। क्लियर? तो इससे सेंस हो गया कि 5 डेज वाला क्या है, 5-4 के इक्वलेंट है। क्लियर? तो अपन इस तरीके से ट्रांसफॉर्म मैट्रिक्स के द्वारा उसके कैरेक्टर को निकाल सकते हैं। अब मैं ले लेता हूं, जैसे मान लीजिए उसमें सिग्मा XZ आपने अप्लाई की, XZ अप्लाई की, तो XZ अप्लाई करने पर
उसमें किस तरीके का परिवर्तन हो रहा है, ये अपन ने एक्स वाई जेड अगर अपन अप्लाई करेंगे तो प्लेन के रेस्पेक्ट लगेगी, और प्लेन के रेस्पेक्ट लगेगी तो ऊपर वाले नीचे, नीचे वाले ऊपर, यानी जैसे थे जहां की जहां ही चेंजेस होंगे। यानी ये वाले थे, ये अपन ने इनको लिया, ये लिया, ये लिया, ये एक्स एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है, तो जेड सिग्मा जेड लगाओगे तो ये वाला जो ऊपर था वो नीचे चला जाएगा, नीचे वाला ऊपर। मैं एक बार इनको ऊपर दिखा देता हूँ। आपने जब लगाई सिग्मा एक्स जेड, तो ऐसी स्थिति में अब ये इनकी डायरेक्शन नीचे हो गई। क्लियर? अब इनकी डायरेक्शन नीचे हुई तो इनके लिए जो ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स प्राप्त होगी वो इस टाइप से प्राप्त होगी। ये ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स से जो कैरेक्टर निकलेगा वो -4 निकलेगा। इसी तरीके से वाई जेड अगर आप उसके ऊपर लागू करोगे तो वाई जेड में क्या होगा, वाई और जेड एक्सिस के सापेक्ष, तो आपस में वाई जेड एक्सिस के सापेक्ष लगाते हैं। ये वाई एक्सिस है, वाई जेड के लगाएंगे तो इधर वाला इधर, इधर वाला इधर। इसको मैं इस तरीके से दिखा सकता हूँ। ये लिया आपने इनिशियल, ऊपर वालों को मैं रोटेट कर देता हूँ। अब मैं प्लेन ये लगा रहा हूँ, ये प्लेन लगाऊंगा तो इधर वाला इधर इस तरफ शिफ्ट हो जाएगा, किसी प्रकार का चेंजेस नहीं होगा। इधर वाला इधर, इधर वाला इधर, यानी इस वाले इधर दिखेंगे, यानी इस तरफ दिखाई देंगे। और इनको मैं क्या कर देता हूँ, ये वाले मैं बोल्ड कर देता हूँ, इनको इस तरफ दिखा देता हूँ। इससे जो कैलकुलेशन होगी उसको मैं दिखा सकता हूँ कि 5-1 वाला है, 5-1 वाला तो 5-4 की जगह चला जाएगा, 5-1 डेज है वह 5-4 की जगह। 5-2 डेज वाला जो मिलेगा वो 5-3 वाला आएगा, 5-3 डेज वाला है वो 5-2 वाला मिलेगा, और 5-4 डेज वाला है ये 5-1 से मिलेगा। क्लियर? और इनसे जो कैलकुलेशन करोगे तो ये मैट्रिक्स प्राप्त होगी। सिग्मा एक्स वाई जेड, इनकी डायगोनल एलिमेंट्स को जोड़ोगे तो ओवरऑल डायगोनल एलिमेंट्स 0 आएंगे। तो इसके कैरेक्टर्स को दर्शाने के लिए अपन इस तरीके से दिखा सकते हैं, 4 0 -4 0। ये बेसिस सेट जब अपन ने क्या लिया है, अपन ने बेसिस सेट के रूप में अनहाइब्रिड पी ऑर्बिटल्स को लिया, तब उनका बेसिस सेट पर करेक्टर रिप्रेजेंटेशन ये प्राप्त हुआ। तो अलग अलग करेक्टर रिप्रेजेंटेशन लेने पर अलग अलग टाइप के, ऐसे ही अगर मैं टोटल मूवमेंट ले लूं, 3n कोऑर्डिनेट्स लूंगा तो 3n की टेबल बनेगी। तब ऐसी स्थिति में उनकी जो टोटल करेक्टर वैल्यू है वो इस टाइप की प्राप्त होगी। क्लियर? जो आप आसानी से निकाल सकते हो, या शॉर्टकट फॉर्मूला जो आगे मैं बता रहा हूँ उससे भी निकाल सकते हो। शॉर्टकट मेथड कहती है कि किसी भी नंबर ऑफ वेक्टर्स और नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स व्हिच डू नॉट चेंज पोजीशन एंड डायरेक्शन, नहीं बदले, कब? व्हेन ए सिमेट्री ऑपरेशन इज परफॉर्म्ड, तो नहीं बदलना चाहिए। और अगर डायरेक्शन तो नहीं बदले, पोजीशन तो नहीं बदले, परंतु डायरेक्शन बदलता हो, तो ऐसी स्थिति में देखो आप 1,3 ब्यूटाडाइन का ले लेते हैं। 1,3 ब्यूटाडाइन वाले में क्या होता है, आपने 1,3 ब्यूटाडाइन का लिया, 1,3 ब्यूटाडाइन में ई ऑपरेशंस लगाते हो तो कुछ चेंजेस नहीं होता, नंबर न तो पोजीशन बदलती है न डायरेक्शन बदलती है। और ऐसा नहीं है कि पोजीशन नहीं बदले और डायरेक्शन बदल गई हो, तो डायरेक्शन तो 0 बदलती है। एक्स ई टू सी टू की मैं बात करता हूँ, सी टू जेड की, तो देखिए उसमें पोजीशन भी बदलती है और दूसरे वाले में डायरेक्शन भी बदलती है, पोजीशन और डायरेक्शन दोनों चेंज होती है, इसका मतलब 0 -0। सिग्मा एक्स जेड की मैं बात करूं, काई सिग्मा एक्स जेड, अगर मैं इसकी बात करूंगा तो इसमें देखिएगा सिग्मा एक्स जेड अगर मैं जब लगाऊंगा तो उसमें पोजीशन, जो उसकी पोजीशन है, पोजीशन और डायरेक्शन दोनों ही चेंज नहीं होते। पोजीशन तो चेंज नहीं होती बट डायरेक्शन चेंज होती है। कितने की चेंज होती है, तो पहले वाला तो 0 हो जाएगा, 0 माइनस, अब पोजीशन तो चेंज नहीं हो रही, नोट शिफ्ट हो रहा है, बट रिवर्स डायरेक्शन में जा रहा है। कितने जा रहे हैं रिवर्स डायरेक्शन में? 4 जा रहे हैं, तो आपने लिख दिया 4। तो ये 4, ये 0, ये -4, और ऐसे ही सिग्मा वाई जेड का निकाल लो, उसका शिफ्टिंग करने पर चेंज हो रहा है। तो ये शॉर्टकट मेथड के द्वारा भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। और दूसरा तरीका है कि अगर आपको करेक्टर पता हो तो ये आपने नंबर ऑफ एटम्स दैट डू नॉट शिफ्ट व्हेन ए सिमेट्री ऑपरेशन इज परफॉर्म्ड, जब आपने सिमेट्री ऑपरेशंस लगाया, जैसे 4H2O पर आपने लगाया, ई लगाने पर उसमें किसी प्रकार का कोई चेंजेस नहीं हुआ, उसको मल्टीप्लाई करना है उसके करेक्टर से, तो नंबर ऑफ एटम्स चेंज नहीं हुए, 3 एटम्स चेंज नहीं, 3 एटम है तीनों चेंज नहीं हुए, उनका करेक्टर है, तो टोटल वैल्यू 9। आपने C2 लगाई, OH1H2, केवल 2 एटम चेंज हो रहे हैं, एक एटम चेंज नहीं हो रहा है, तो एक एटम नोट शिफ्ट हो रहा है,
प्लस उसका करेक्टर कितना है, उसका करेक्टर -1 है, तो ओवरऑल -1 हो गया। आपने सिग्मा एक्स जेड लगाई, तो ऐसी स्थिति में तीनों ही चेंज नहीं हो रहे और उनका करेक्टर 1 है, तो मान 3 आ गया। सिग्मा वाई जेड लगाई, तो उसमें क्या है, सिग्मा वाई जेड अगर आप लगाओगे तो एक एटम चेंज नहीं होगा और उनका करेक्टर 1 है, तो ओवरऑल वैल्यू। तो इस तरीके से शॉर्टकट मेथड का प्रयोग करके भी आप क्या निकाल सकते हो, आसानी से उसके करेक्टर्स की कैलकुलेशन कर सकते हो। ये था मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन विभिन्न प्रकार के एलिमेंट्स का। नेक्स्ट स्टेप में मैं आपको हाइब्रिड ऑर्बिटल से मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन कैसे निकालते हैं, उनके करेक्टर कैसे डिटरमाइन करते हैं, उसके बारे में बात करूंगा। थैंक यू।